सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक पहुंचना होता है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का खुला आसमान के इस विशेष एपिसोड जिसका नाम है सफलता की राह। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका करियर गाइड आरिफ खान। तो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है सपना। एक ऐसा सपना जो अमूमन हर घर में देखा जाता है, एक ऐसा सपना जो लाइब्रेरी के अंधेरे में हमें जगा कर रखता है, एक ऐसा सपना जो सिलेबस की उस रोशनी के बीच दौड़ाता है। तो इस सपने की बात करना चाहते हैं, वो सपना है हमारा सरकारी नौकरी का। एक ऐसी नौकरी जिसे हम एक पद या एक आम नौकरी नहीं समझ सकते, ये है एक जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो उसे काबिल होता है। जी हाँ, जो व्यक्ति मेहनती है, जो कर्मठ है, जिसमें जज्बा है, जुनून है और ताकत है, ये सरकारी नौकरी उसी को ही दी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम ना सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे बल्कि हम डायरेक्शन की बात करेंगे। हम सिर्फ मोटिवेट और एनकरेज नहीं करेंगे आपको, हम आपको रणनीति बना के देंगे। और सबसे ज़रूरी कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए जो जुनून चाहिए होती है, जो आग चाहिए होती है मन के अंदर में, वो भी हम यहाँ पर जगाएंगे। तो आज का एपिसोड आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है और आपकी तैयारी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। अब ये सपने जो हमने देखे हुए हैं, ये सपने सरकारी नौकरी के सपने। कोई चाहता है मैं यूपीएससी करूं, कोई चाहता है मैं स्टेट पीएससी करूं, कोई चाहता है मैं एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई सा ना कोई सा एग्ज़ाम दूं। लेकिन हर कुछ में एक चीज़ कॉमन है और वो है एग्ज़ाम। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, इस एग्ज़ाम के मायने क्या है, कि एग्ज़ामिनर आपसे चाहता क्या है? तो ज़रूरी चीज़ है कि हम जानें कि ये एग्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम ऐसी चीज़ें हैं कि कठिन परिस्थिति में और बहुत दबाव के बीच में भी आप अपने दिमाग का संतुलन बना के रखें, फोकस रहें और उस प्रेशर को अपने पर हावी होने ना दें और सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दें। यही होता है आपका एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके बारे में कि आपके सामने एक 100 क्वेश्चन का एक पेपर रखा हुआ है और सबको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है। आपको बोला पेपर को सॉल्व करो, बस कोई समय कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। तो हर कोई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस पेपर को सॉल्व करेगा। अब सबके अपने आम से आंसर आएंगे और सारे के सारे बच्चे 100 प्रश्न बना के रख लेंगे, गारंटी है, भले उस 4 घंटे में 5 घंटे में बनाए। लेकिन जब इसी क्वेश्चन पेपर को आपको एक जगह बैठाकर इकट्ठे कर और सबको सेम समय देकर आपको 1 घंटे में अगर ये 100 प्रश्न बनाने होते हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर आ गया प्रेशर, यहाँ पर आपके ऊपर आ गया दबाव, कठिन परिस्थिति, क्योंकि आपके सामने हो गया कंपटीशन। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपने उन 100 प्रश्नों में से सही प्रश्न ज़्यादा बना दिए कम समय में, वही व्यक्ति विजेता कहलाता है। तो यही एग्ज़ाम होता है कि आप कठिन परिस्थिति में उसको सॉल्व करें। क्योंकि दोस्तों, ये मैथ्स के पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके साथ जीवन में काम नहीं आने वाले, लेकिन ये आपके इस मेंटल प्रेशर को झेलने की क्षमता बता सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि टाइम, कि आपने कितने समय में आपने कितना सही बना के रखा है। तो टाइम पहली चीज़, और दूसरी होती है एक्यूरेसी। तो अपने जीवन में कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए समय का बहुत ध्यान रखें और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें। और टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कि कैसे टाइम को मैनेजमेंट हम करें, किस तरीके से हम एग्ज़ाम हॉल में टाइम को मैनेज करें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में हम टाइम को मैनेज करें। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारी एक्सपर्ट, जो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बेहतर ढंग से बताएंगी। सर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, तो पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूसली प्रिपरेशन, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्चुअली बच्चे कॉलेज आते हैं तो उनको लगता है जो कॉलेज आवर्स है उसमें स्टडीज़ के साथ वो थोड़ा टाइम भी वेस्ट करते हैं। अगर वो कॉलेज की लाइब्रेरी को या कॉलेज के फ्री क्लास में वो न्यूज़पेपर वगैरह रीड करें, करेंट अफेयर्स की बुक्स देखें, लगभग सभी कॉलेजों की लाइब्रेरी में होती है, तो थोड़ा टाइम मैनेज उनका कॉलेज आवर्स में ही हो जाएगा। आफ्टर दैट थोड़े ही दिनों में उन्हें पता चल जाता है कि कॉलेज की स्टडी के लिए मैं दिन भर में कितना टाइम दूँ। उसको मैनेज करने के बाद बाकी के टाइम उनको अपना कोचिंग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसके असाइनमेंट टाइमली फुलफ़िल करने चाहिए। उसके अलावा
डेली के डेली उनको जनरल नॉलेज एक अपना टास्क बना के रखना चाहिए, कहीं टेस्ट हो या ना हो। अगर मुझे पता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मुझे खुद डेली का टास्क लेना होगा कि आज मैं इतना रीजनिंग का पार्ट करूँगी, आज इतना मेरा करेंट अफेयर्स मुझे करना है, मेन सब्जेक्ट की तैयारी मुझे करनी है, और डेली अपने आप को वो खुद चेक करें। तो आई थिंक जो एक कंटिन्यूसली उनका खुद का इवेल्युएशन होता रहेगा और वो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही सक्सेसफुली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं सरकारी नौकरी निकालना है तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सभी ने एक ही एडवाइस दी है कि आपको अपने जीवन में, अपनी तैयारी में, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभी कंसिस्टेंसी इतना अहम रोल प्ले क्यों करती है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक कहानी के माध्यम से, जो एक बहुत ही सच्ची घटना पर आधारित है। वो बात हो रही है दशरथ मांझी की, जो है बिहार के, जिन्होंने सिर्फ हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल करके लगातार 22 साल हर दिन बिना गैप किए एक विशाल पर्वत को काट दिया और रास्ता बना दिया और 55 किलोमीटर के रास्ते को छोटा करके 15 किलोमीटर में तब्दील कर दिया। तो एक आदमी एक हथौड़ी और एक छेनी से लगातार 22 साल में अगर एक पहाड़ तोड़ सकता है तो फिर आप एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल सकते, एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रोज़ के रोज़ आप अपनी चीज़ों को एक शेड्यूल के हिसाब से करते रहिएगा। गारंटी है कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर में आप अपने सपने को ज़रूर हकीकत में बदल देंगे। तो आइए जानते हैं कि आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट की क्या राय इस पर, तो उनसे जानेंगे, समझेंगे और कैसे कंसिस्टेंट रहा जा सकता है पूरी प्रिपरेशन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो हमारे युवा जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए भी CMA, CA, CS, इस सब के लिए भी तैयारियां करते हैं। इसमें भी जो सबसे बड़ा हर्डल आता है उनके सामने, एक्चुअली जब वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है कि अब कॉलेज हमको नहीं जाना है, लेकिन कॉलेज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनका छोटा छोटा, मैं कहूँगी, जो डाउट है या सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि आप चाहे प्रोफेशनल एग्ज़ाम दें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी कमांड सब्जेक्ट में नहीं बनेगी और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि जब वो क्लास आएँ, क्लास में वो सब्जेक्ट की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझें और जो पॉइंट्स उनको इम्पॉर्टेंट रखते हैं इमीडिएट उसके वो नोट्स बनाते चलें। तो उसको क्या है, कभी भी जब वो पलट के देखेंगे, अगर आपके सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप मानिए उससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछला हम क्वेश्चन पेपर निकालें, पैटर्न देखें, उस बेस पे जब हम क्लास में भी रहें तो फोकस करें कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे हम अपने कॉलेज से और कैसे हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रोफेशनल एग्ज़ाम से कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर बच्चे ग्रुप बना के ग्रुप में वो टॉपिक्स को डिवाइड कर लें और आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, तो ये छोटे छोटे मेथड हैं जिसमें आप इंजॉय भी करोगे, आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कॉलेज में आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा और आई थिंक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और प्रोफेशनल एग्ज़ाम ये दोनों भी सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मैडम के इन शब्दों ने आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा भर दी होगी। तो इसी शब्दों को मैं आगे बढ़ाते हुए मुझे 2 बातें याद आ रही हैं, एक 2 बहुत ही बढ़िया उदाहरण आप लोगों के लिए, और शायद ये आप लोगों की एनर्जी को और बूस्ट कर देंगे। वो ये है 2 नाम, एक है गोविंद जायसवाल और दूसरे है अंसार शेख। विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद कि इनके पिता जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, रिक्शा चलाया करते थे, और इन दोनों ने अपनी कर्मठता का और अपने जुनून का जज्बा दिखाते हुए दोनों ने UPSC एग्ज़ाम क्रैक करके IAS अधिकारी बनते हैं। तो इसका सार ये है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो परिस्थितियां वहां पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो अपने इरादे मजबूत रखिए, आप हर परिस्थिति से निपटते हुए अपने आप को सफल ज़रूर बना पाएंगे। तो चलते हैं अगले पड़ाव में। तो आपने बात सुनी होगी कि खामोश रहने वाले के आम नहीं बिकते और बोलने वाले के करेले बिक जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे, सही बोलेंगे और सुलझ के बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी ने भी UPSC या PSC या सिविल सेवा परीक्षा को अपना लक्ष्य बना के रखा हुआ है तो आपके पास 3 पड़ाव होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो दोस्तों, आप प्रीलिम्स और मेंस में तो किताब को पढ़कर अच्छे से समझकर वहाँ पर अपनी चीज़ों को किताब में
पेन पेपर का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से उरेक सकते हैं। लेकिन जब बात होती इंटरव्यू की तो आपको फेस करना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति को, जहां पर आपको खुद को सामने वाले को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने शब्दों में पिरो के। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये कम्युनिकेशन स्किल कैसे मजबूत की जाए, ये आपके सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम निकलने के बाद जीवन भर काम आने वाला स्किल होता है, हुनर होता है। तो जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर कर सकते हैं और आपके जीवन में कम्युनिकेशन स्किल का क्या महत्व होगा। Communication skills that plays a very important role in today's scenario. If we talk about, this is not limited to school or college. स्कूल कॉलेज में तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन जब हम जॉब के लिए जाते हैं, जॉब के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अभी उतने प्रिपेयर नहीं हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट छत्तीसगढ़। सो बिकॉज स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द वेरी इंटीरियर एरियाज़, तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रोफेशनल, दे नीड अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल गाइडेंस। प्रोफेशनल गाइडेंस से उनको अपने करियर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी सॉर्टेड, दे आर रेजिलिएंट। उनको इस समय के दौर के हिसाब से वो समझते हैं, दे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स, दे अंडरस्टैंड देयर स्किल्स, एंड अकॉर्डिंगली they choose their career, and they don't even hesitate to even take the help of these professional help. They don't hesitate. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प उनको डेफिनेटली लेनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे एक्सपर्ट की जो एडवाइस थी कि क्यों कम्युनिकेशन स्किल इतनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आपको पूरे इस प्रिपरेशन के दौर में ज़रूरी होती है, इसके बारे में आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। तो ये तो एक्सपर्ट की एडवाइस थी। आइए हम उनके दिल को टटोलते हैं, उनकी बातों को समझते हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स। डिफ़िकल्ट तो होता है, स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में है, बट ये एक पार्ट है लाइफ का। तो सुबह मेरा कोचिंग रहता है ऐसे 7:30 से 10:30 तक। उसके बाद मैं 10:30 को कॉलेज आती हूँ। कॉलेज आके फिर यहाँ से 3:10 को जाती हूँ घर। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, लंच वंच करती हूँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ने शुरू कर देती हूँ। तो भाई हमारे साथ अभी कुछ बच्चे शामिल हैं और ये वही बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे होते हैं। अब इनकी तैयारी में किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इन्हीं से जानते हैं और ये इनके मन की बात है जो आपके मन में भी होगी। तो सवाल का जवाब भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं मैडम के साथ में और पूछते हैं इनसे कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। आपका नाम बताएं। नंदिनी कर। नंदिनी, कौन सा एग्जाम की तैयारी अभी आप कर रही हो? बैंकिंग। अच्छा, तो अभी आप कॉलेज में हो और साथ साथ में एग्जाम की तैयारी चालू कर दी हो, तो बहुत सारी परेशानी अभी आपको आ रही होंगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? टाइम मैनेजमेंट, कॉलेज का एग्ज़ाम्स और बैंकिंग का जो एग्ज़ाम्स, और जैसे कॉलेज का प्रिपरेशन करना, कोई पढ़ाई हो गया या जैसे कॉलेज के कोई एक्टिविटीज़ हो गए, और बैंकिंग का फिर हो गया। और अगर कोचिंग जाना है बैंकिंग का, तो फिर बैंकिंग के कोचिंग में टाइम वहाँ देना, एक टाइम भी बहुत बार सेम मेरा हो जाता है ऐसे करके। तो अगर मैं कॉलेज भी जैसे आऊँ तो बैंकिंग भी करूँ तो वो मेरा टफ़ हो जाता है बहुत बार। आइए चलते हैं आगे और पूछते हैं कि और क्या क्या परेशानी है जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं। आपका नाम बताएं और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मेरा नाम यामिनी ध्रुव है, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाती हूँ। मतलब जैसे कि अगर हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो हम लोग कॉलेज का पूरा टेस्ट वेस्ट वो सब की तैयारी करते रहते हैं, तो हम लोग बैंकिंग की टेस्ट की तैयारी में मतलब थोड़ा ध्यान कम रहता है। अगर मैं बैंकिंग की तैयारी करूँ तो फिर मेरा कॉलेज का ना थोड़ा टाइमिंग वो हो जाता है, तो इसके कारण टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आइए चलते हैं अपने अगले स्टूडेंट के पास में और पूछते हैं वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बट सीए इंटर का तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी एग्ज़ाम डायरेक्ट मई अटैम्प्ट है उसमें देना चाहूँगी। और उसके लिए मेरे को कॉलेज का भी देखना पड़ता है और सीए इंटर का भी तैयारी करना पड़ता है, जो दोनों करना बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि एग्ज़ाम दोनों का आसपास में हो जाता है, जिसके कारण अभी से हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है। सीए का करो तो फिर कॉलेज का थोड़ा छूटता है, कॉलेज का करो तो फिर सीए का थोड़ा छूटता है, जिससे हमको प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। आइए चलते हैं आगे और पूछते हैं मैम से कि भैया आप क्या तैयारी कर रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी हुई है। मेरा नाम साक्षी है, मैं बैंकिंग का तैयारी कर रही हूँ, बट मेरा दो प्रॉब्लम है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक है कि मैं विलेज में रहती हूँ, तो मेरे को जस्ट विलेज से शहर आना पड़ता है किसी
पढ़ने के लिए, तो मेरा टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि कॉलेज का 4 घंटा, फिर बैंकिंग का टाइम और कॉलेज का टाइम एक ही रहता है। तो मैं यही प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम रहता है एक विलेज वाली लड़कियों या लड़कों सबको, कि मैनेज कैसे होना चाहिए टाइमिंग, कोचिंग का भी, बैंकिंग का और कॉलेज का। इसलिए मेरा यही प्रॉब्लम है कि टाइमिंग मैनेजमेंट मेरा नहीं हो पाता बिल्कुल भी। जी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो अभी हमने बात डिस्कस करी, लेकिन एक जो आपने बात कही कि विलेज और रूरल या अर्बन एरिया की बात हो रही है, तो अभी के इस दौर में जब हम डिजिटल इंडिया में हैं तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आप बहुत परेशान हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप किसी कोचिंग सेंटर पे नहीं आ पाते, तो कोई इश्यू नहीं है, वो जगह पर आपको हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप तैयारी को अपने बिना रुकावट के पूरी कर सकते हैं। तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन होता है। तो चलिए चलते हैं अपने साथी के पास और पूछते हैं कि भाई आप क्या तैयारी कर रहे हैं और आपका क्या टारगेट है और आपकी क्या परेशानी है। लड़कों की परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो पूछने की कोशिश करते हैं इनसे। हेलो, माय नेम इज़ अंश और फ़िलहाल तैयारी तो मैं कुछ मतलब बैंकिंग का करना है, बैंकिंग रेलवे का, लेकिन फ़िलहाल कोचिंग स्टार्ट नहीं किया हूँ जी। तो डिस्ट्रैक्शन मेरा एक ही है कि फ़ोन, आई थिंक आज के ज़माने में जो कॉमन हो गया है। तो जब भी कुछ पढ़ाई लिखाई करो तो साइड में नोटिफिकेशन आते रहते, तो कोशिश करता हूँ कि ना देखूँ मैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि चलो थोड़ा देख ही लेता हूँ, फिर उसके चक्कर में वो पढ़ाई 10 मिनट का और फिर पढ़ाई अलग, फ़ोन पूरा दिन, ऐसा हो जाता है। इनकी प्रॉब्लम है सेल्फ कंट्रोल, जो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन पीरियड है ना वो बहुत कम सा हो चुका है, हम 30 सेकंड की रील देखकर ही बोर हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, उसी फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए पॉजिटिव वे में कि आप लगाइए 21 मिनट का अलार्म और अपने आप को दीजिए टारगेट और दिमाग को बनाइए बेवकूफ़। ये कैसे हो सकता है? आपने अलार्म लगाया, ऑफलाइन मोड पे चालू कर दिया, नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपका अलार्म चालू है, टॉपिक टारगेट है, टारगेट पूरा होगा तो आप ये बोलिएगा कि मैं तुझे बाहर घुमा के लाऊंगा, दिमाग को कहिएगा। और यही करके जब वो रिवॉर्ड की बात करोगे ना, तो वो पक्का आपका दिमाग बोलेगा कि ठीक है 21 मिनट की बात है ना, मैं अपना 100% फोकस इस पर रखता हूँ, 21 मिनट के बाद हम बाहर घूमने चले जाएंगे। फिर अगले बार ये बोलिएगा कि अगर ये कर लेंगे तो हम शायद बाहर कुछ खाने चले जाएंगे। तो अपने दिमाग के साथ खेलिए इससे पहले कि वो आपके साथ खेलना चालू करे। तो चलते हुए बहुत सारे बच्चे हमारे साथ और जुड़ गए हैं, और बच्चे जुड़ गए हैं तो भाई ये पूरा का पूरा सेशन जो है, एपिसोड जो है वो बच्चों पर ही है, बच्चों के लिए ही है। तो बच्चों की जो समस्या है वो हम जानने के प्रयास करेंगे, और ताकि आप लोग इनसे रिलेट कर पाएँ और कहीं ना कहीं इनसे बात करके और सोल्यूशन के साथ आपके सवालों के जवाब भी हम दे पाते हैं। तो शुरू करते हैं बात करना इनसे। मैडम, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रागिनी साहू है। ओके रागिनी, अभी आप कॉलेज में हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इसके बारे में बताइए। सर, अभी कॉलेज में मैं MSW की छात्रा हूँ, और सर रहा सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रही हूँ, UPSC की। और सर, इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम अभी फेस कर रहे हैं। सबसे पहला सर गाइडेंस का हो जाता है, क्योंकि वैसे तो अभी मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन सर ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर हम कुछ भी लिख के सर्च करते हैं तो इतने वीडियोस आ जाते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है, कहीं कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और। इससे सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। सेकेंड चीज़ सर, अगर हम उस चीज़ को समझ भी लेते हैं तो सर सिलेबस जब हम देखते हैं तो सिलेबस हमको समझ में ही नहीं आता है कि सिलेबस में बताना क्या चाह रहे हैं, कैसे इसको कवर करें। उसके बाद सर रिसोर्सेज का दिक्कत होता है कि कौन से रिसोर्स को हम यूज़ करें। ये सब भी क्लियर हो जाए सर तो फिर टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होता है कि कॉलेज का पढ़ाई है, घर में भी कुछ काम है, फिर उसके लिए भी हमको अलग से एक टाइम निकालना होता है। तो सर ऐसे करते करते बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। और सर अगर गलती से ये सभी चीज़ें मैनेज भी हो जाए तो डिप्रेशन नामक चीज़ें भी आ जाती है, कई बार टारगेट पूरा ना हो। तो अपना नाम बताइए और कौन से एग्जाम की तैयारी करें बताइएगा। जय हिंद सर, मेरा नाम हरीश कुमार साहू है और मैं अभी पॉलिटिकल साइंस में MA 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में हूँ सर। तो भाई ये बताइए कि आप एक साथ में ग्रेजुएशन के साथ में कैसे आप क्या क्या चीज़ों प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। तो हालांकि आप कुछ समय अभी आप छात्र हैं, फिर आप शिक्षक बनकर यहीं पर आना चाहते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं शिक्षक बनने लायक हूँ? क्या वो एटीट्यूड आपके अंदर में है? क्या आप कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं? तो क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, एक बार ब्रीफ में बताइए। जी सर, तो सर सबसे पहली तो एक शिक्षक के लिए सबसे पहली बात है कि बच्चों को आकर्षित कैसे किया जाता है। बच्चे को मतलब अपने क्लास में बांध कर रखना भी बहुत बड़ी कला है। तो ये कला तो हमारे गुरुदेव डॉक्टर शकील हुसैन सर और प्रोफेसर तरुण कुमार साहू सर से हमें अभी मिल रहा है, एक शिक्षा मिल रही है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे उनके करियर में मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि आजकल मतलब बच्चों को जानकारी तो सब है, लेकिन कहते हैं ना कि भटकाव भी बहुत ज़्यादा है।
तो उस भटकाव से बचने के लिए हमको वो एक सीधा रास्ता या जो भी एक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या वो तरीके हैं जो अपनाना चाहिए, वो हमें बताया जाता है। Career counseling and guidance, if we talk about today's scenario, it is very important. It plays a really important role because it happens like हमारे ज़माने में क्या होता था कि लोग ये बोलते थे कि ये करियर को चूज़ कर लो, 12th के बाद आप ये चूज़ कर लीजिए, ये चूज़ कर लीजिए, है ना। आप इंग्लिश में अच्छे हो, इंग्लिश कर लो, आप बीएससी में अच्छे हो। देयर वर नो मोर ऑप्शंस, देयर वर नो सो मैनी ऑप्शंस। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम बात करें काउंसलिंग की और प्रोफेशनल हेल्प की, तो प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज़ अवेलेबल इवन इन छत्तीसगढ़। और स्टूडेंट्स जो हैं वो हेजिटेट भी नहीं होते प्रोफेशनल हेल्प को लेने में, बिकॉज आई थिंक दे अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, दे अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंगली दे चूज़ देयर पाथ्स, दे चूज़ देयर करियर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग की, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट सर, हर स्टूडेंट डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट स्मार्ट होते हैं, वो अपने उनको मालूम होता है कि उनको क्या करना है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, वो उसके हिसाब से अपने करियर चूज़ करते हैं। बट अ फ्यू स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट कि वो इतने स्मार्ट नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि उनको 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना है। तो उनके लिए प्रोफेशनल हेल्प की, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली दिस प्रोफेशनल हेल्प विल हेल्प देम टू चूज़ देयर राइट करियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन वो वनडे मैच नहीं है, वो एक टेस्ट सीरीज़ की तरह खेला जाता है कि आपको लगातार पिच पे रहना है। असफलता के बाद ही सफलता व्यक्ति को मिलती है। यदि असफलता मिलती है तो सबसे पहले ये है कि कारण क्या है कि हम असफल हुए हैं, और उन कारणों को लेकर ही हम आगे जाएंगे। नियमित अध्ययन यदि आपका नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप सफलता की तरफ नहीं जा सकते। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन अपने बेसिक विषयों को अच्छी तरह से पढ़ें, और कम से कम जो 24 घंटे होते हैं सब कुछ करने के बाद भी 1 घंटे मैं बोलूँगा कि आप अपने लिए खेलने के लिए कम से कम आप अपने मित्रों से संवाद करने के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि आपके अंदर जो भाव है वो कहीं न कहीं कम्युनिकेट होना चाहिए। जो आपके मित्र हैं, कमी क्या है वो बताएगा, आपको अपनी कमी नहीं पता है। जैसे मैं बात करूं थॉमस एडिसन की बात करूं तो 1000 बार वो प्रयास किए कि बल्ब बनाने के लिए, बट वो नहीं बना। लेकिन हर बार वो उन्होंने समझा कि वो रास्ता ठीक नहीं था, हमको दूसरे रास्ते की तरफ चलना है। तो यदि हम आगे रास्ते में बढ़ते हैं, यदि हम चयन हमारा नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा चयन आगे भी नहीं होगा। हमको सतत लगातार उसी के लिए लगना है। और जैसे अर्जुन के लिए था कि मछली का आँख देखना था, वैसे ही हमको देखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप इन जनरल बात कर सकते हैं कि हमको पानी चाहिए एक जगह, तो हम 10 जगह गड्ढा खोदें, वनस्पति है कि एक जगह गड्ढा खोदें, कंसंट्रेट होकर खोदें, अवश्य हमको मिलेगा। तो वैसे ही सफलता है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें, असफलता के बाद लगातार कमियों को आगे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अवश्य हमको वो सफलता हमको मिलेगी। तो ये तो जाना हमने कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी परेशानियां क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही सब सवाल होंगे जिसके जवाब आपको हमने दे दिए। लेकिन मेरे 2 मंत्र आपके साथ ज़रूर जाएंगे इस एपिसोड के साथ में। पहला मंत्र, ध्यान रखिएगा, आप कोई सा भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला कि आप जो सा भी एग्ज़ाम लीजिए, जो भी इसकी तैयारी करना है करिए, लेकिन आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिएगा। आपको जानना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। नंबर 2 कि सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें से कितनी गहराई से मुझे सवाल पूछे जाएंगे, इसको पहचानने के लिए आपको लगाना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले 5 साल के होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने तैयारी कर ली है तो बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, इनमें अपीयर होइए ताकि आपका डर और फियर जो एग्ज़ाम हॉल में होता है वो ख़त्म हो जाएगा। मंत्र नंबर 1 जिसके अंदर में 3 पॉइंट। मंत्र नंबर 2, हर बच्चा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो अपने साथ एक हस्बैंड और 7 वाइफ ज़रूर रखिएगा। अब ये 7 वाइफ और एक हस्बैंड होते क्या है, तो 7 वाइफ मतलब 7 W, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज और हुम। तो भैया ये तो है 7 वाइफ। अब हस्बैंड कौन होता है, हाउ। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी आपका टॉपिक आए, उसमें अगर आपके 7 वाइफ और 1 हस्बैंड इंक्लूड होते हैं तो आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं और इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये 2 मंत्र ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हम पड़ाव में पहुंच चुके हैं अपने अंतिम क्षण पे, जहां पर
हम लोग इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे, लेकिन आज आपने सीखा कि कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आप टाइम को मैनेज करेंगे, कैसे कंसिस्टेंट बने रहेंगे, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार करेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएंगे। तो दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि सिर्फ सिलेबस पूरा करने से ही एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, उसके लिए चाहिए एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड ही आपको बाकी सबसे अलग करता है, क्योंकि सिलेबस तो हर कोई पूरा कर रहा है, आप में अलग क्या है, आप में अलग है वो है आपका एटीट्यूड, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और सफलता से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आपसे विदा लेता हूं। इस एपिसोड को यहीं पर अंत करते हुए मुलाकात होगी हमें अगले एपिसोड में, जहां पर हम एक नए सफ़र, नई सोच, नए इरादे और नए सपनों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।